हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो साइकेट्री का थर्ड ईयर का एक टॉपिक है ईसीटी, उसको पढ़ेंगे आज हम। ईसीटी क्या होता है? ईसीटी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, अब इसके अंदर क्या करते हैं क्या नहीं करते वो अपन वन बाय वन देख लेते हैं। डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ ए पेनलेस फॉर्म ऑफ थेरेपी इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज टू प्रोड्यूस सीजर्स। इसके अंदर ये एक पेनलेस थेरेपी है जिसके अंदर पेन नहीं होता और इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके अपन पेशेंट के अंदर सीजर्स को प्रोड्यूस किया करते हैं आर्टिफिशियली। अब आते हैं सीजर्स। कौन से सीजर्स होते हैं? ये टॉनिक क्लोनिक सीजर्स होते हैं जिनका दूसरा नाम होता है ग्रैंड सीजर्स। ठीक है। अब 1938 में, पहले 1934 में वॉन मेडोना आया था। वॉन मेडोना एक साइंटिस्ट है जिसने केमिकल इंड्यूस्ड सीजर्स बताए थे। कौन से केमिकल से? मेट्राजोल। मेट्राजोल ऑयल को आईएम देने से केमिकल इंड्यूस्ड सीजर्स प्रोड्यूस करवाया था इसने 1934 में। फिर 1938 में दो साइंटिस्ट ने, यूगो सर्लेटी एंड ल्यूसियो बिनी ने ये ईसीटी दिया था जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके अपन ये सीजर्स प्रोड्यूस करवा रहे थे पेशेंट के अंदर, जिससे कि कोई भी उसके मेंटल फंक्शन से एबनॉर्मल हुए हैं उसको ट्रीट करने के लिए। इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं। यहाँ पर पैरामीटर्स हैं करंट इसमें होता है 70 to 130 वोल्ट, एवरेज होता है 110 वोल्ट। और इसके अंदर ड्यूरेशन कितना होता है? ड्यूरेशन 0.5 to 1 सेकेंड। ठीक है। एवरेज देखेंगे तो 0.6 सेकेंड। ठीक है। फ्लो रेट इसका होता है 200 to 116, सॉरी 1600। 200 to 1600 मिली एम्पेयर पर सेकेंड, ये इसकी फ्लो रेट होती है। नंबर ऑफ़ ईसीटी, कितनी ईसीटी दे सकते हैं इस पेशेंट को? वो देते हैं 12 to 15 ईसीटी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी देनी है, कब कब देनी है, उस हिसाब से। तो एक वीक के अंदर 3 ईसीटी देनी है, मतलब अल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़ के एक दिन। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ईसीटी का ड्यूरेशन कितना होता है? 30 to 90 सेकेंड्स होता है इसका ईसीटी का ड्यूरेशन। ईसीटी का नहीं, सॉरी, इसका है सीजर्स का। सीजर कितनी ड्यूरेशन के लिए आना चाहिए? 30 to 90 सेकेंड के लिए। ठीक है। अब देखते हैं अपन इसके इंडिकेशन, कब कब यूज़ करते हैं अपन ईसीटी को। ठीक है। ये मेजर डिप्रेशन विद सुसाइडल थॉट, ऐसा पेशेंट जिसके अंदर डिप्रेशन हुआ है और उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, उसको ट्रीट करने के लिए अपन ईसीटी एक बेस्ट मेथड है जिससे अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं जिसके अंदर अपन को नहीं यूज़ करना है इसको। इंक्रीज्ड आईसीपी, आईसी मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है। ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर अपन नहीं यूज़ करेंगे इसको। ठीक है। अब देख लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं ईसीटी ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं ईसीटी। तो 2 टाइप के होते हैं ईसीटी, 1 डायरेक्ट ईसीटी और 2 इनडायरेक्ट ईसीटी। ठीक है। 1 डायरेक्ट ईसीटी में क्या होता है कि जिसको अनमॉडिफाइड ईसीटी बोलते हैं, जिसको मॉडिफाइड ईसीटी नहीं बोलते, अनमॉडिफाइड। और ये इनडायरेक्ट मॉडिफाइड ईसीटी होता है। ठीक है। ईसीटी विदाउट ड्रग्स, ऐसी ईसीटी देखेंगे जिसके अंदर ड्रग का कोई रोल नहीं होगा, न देंगे उसको। ठीक है। और ना एनेस्थेटिक नॉट रिक्वायर्ड, एनेस्थीसिया भी नहीं देते, ड्रग्स भी नहीं देते ईसीटी में। ठीक है। ये डायरेक्ट में हो गया। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि मॉडिफाइड बोलते हैं इसको, और ईसीटी विद ड्रग्स, इसमें ड्रग्स देते हैं और इसमें एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एनेस्थीसिया भी देते हैं इसमें। अब इसके अंदर कौन से टाइप के ड्रग देते हैं, क्योंकि अपन ने बोला है ड्रग के साथ देते हैं ईसीटी को। ठीक है। वो 3 टाइप के होते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एंटी एंजाइटी ड्रग एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग। ठीक है। अब देखते हैं कौन से हैं। फर्स्ट यहाँ पे है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कैसे काम करते हैं वो देखते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग पहले करते हैं इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्शन। ये सिंपैथेटिक एक्शन को इंक्रीज़ कर देती हैं, जो कि सिंपैथेटिक एक्शन है उसको इंक्रीज़ करने से क्या होगा, जो जीआईटी सीक्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज चांस ऑफ एस्पायरेशन के कम चांस होंगे इसकी वजह से एंटीकोलिनर्जिक में कौन से आते हैं? एट्रोपिन सल्फेट जिसकी डोज होती है 0.6 mg होती है
IM देंगे तो बिफोर 30 मिनट ऑफ ECT, ECT के 30 मिनट पहले देंगे अपन इसको, और IV देखेंगे तो 5 मिनट पहले देंगे, ठीक है। जिसके अंदर इसका एग्जांपल बताया है ग्लाइकोपाइरुलेट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, सेकंड है अपनी एंटी एंजाइटी ड्रग। एंटी एंजाइटी ड्रग कैसे काम करती है? ये एक सेडेटिव होती है जो सेडेशन कॉज करती है, जिसकी वजह से अपन की एंजाइटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल कौन सा होता है? इसके अंदर होता है थायोपेंटेन सोडियम। थायोपेंटेन सोडियम एक बारबिचुरेट कैटेगरी का होता है, जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती है ना, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, उसके अंदर आता है थायोपेंटेन सोडियम, ठीक है। अब इसकी डोज कितनी होती है? 3 to 5 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। 3 to 5 mg पर kg बॉडी वेट ऑफ, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है लास्ट, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स क्या करती हैं? टू डिक्रीज द चांस ऑफ फ्रैक्चर के चांस को कम करती हैं, जिसके अंदर एग्जांपल होता है सक्सिनाइल कोलिन देते हैं। अब इसका डोज कितना होता है? 0.6 to 1.5 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। ये इसका डोज होता है। अब इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? ये कॉम्प्लिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अपन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स दे रहे हैं जो न्यूरॉन्स मसल्स को मैसेज दे रही हैं, जिसका उनका कम्युनिकेशन है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। उसके ब्लॉक करने की वजह से जो भी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी सारी। सो मसल्स में एक आते हैं डायफ्राम अपना एक ऑर्गन होता है जो कि हेल्प करता है रेस्पिरेशन के अंदर। अब डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं अपन, इसका क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग करेंगे। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग देंगे तो रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग जरूर करेंगे उसकी, ठीक है। अब देखते हैं इसको किस सीक्वेंस के हिसाब से देते हैं। इसका सीक्वेंस होता है इन तीनों ड्रग्स का, फर्स्ट देंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, देन देंगे एंटी एंजाइटी ड्रग, देन देंगे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग, ठीक है। ये सीक्वेंस होता है, इसी सीक्वेंस से देते हैं इसको। अब आता है इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। इलेक्ट्रोड को कैसे प्लेसमेंट करते हैं, किस हिसाब से लगाते हैं, वो यहाँ पे एक होता है फर्स्ट यूनिलेटरल, दूसरा होता है बाईलेटरल। बाईलेटरल में दोनों साइड लगाते हैं, हेड के दोनों तरफ लगाते हैं लाइक दिस, एंड यूनिलेटरल में एक साइड लगाते हैं, वन साइड ऑफ हेड, ठीक है। अब बोथ इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड इन वन साइड ऑफ हेड, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ईच साइड ऑफ हेड वन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसमें भी ये है कि अलग अलग दोनों साइड एक एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे, ठीक है। अब जो यूनिलेटरल होता है वो लेस इफेक्टिव होता है क्योंकि एक साइड लगा रखा है, और बाईलेटरल होता है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है, और मोस्ट इफेक्टिव है तो हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा यूज होता है, मोस्ट यूज इन हॉस्पिटल, ठीक है। ये लास्ट यूज है। अब जो ये पोजीशन होता है वो कैसे देते हैं? जो यूनिलेटरल में होता है, यूनिलेटरल में जब देते हैं तो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट का होता है कि जो टर्गस ऑफ ईयर होता है वहाँ से आउटर कैंथस ऑफ ईयर आई है ना, वहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसके मिड पॉइंट से अपन 3 सेंटीमीटर अबव वन इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे, और उसके 3 सेंटीमीटर अबव सेकंड वाला करेंगे। तो ऐसे इसको पोजीशन करते हैं। या फिर इसको डी इलिया पोजीशन एक होता है, यूनिलेटरल में ही होता है डी इलिया पोजीशन। वो कैसे करते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस साइड भी, जैसे अब अभी बताया, और एक इस साइड भी, सॉरी। तो ये दोनों लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से इसके मिड पॉइंट से 3 सेंटीमीटर अबव एक वन इलेक्ट्रोड प्लेस कर देंगे, और उधर से भी जो अपर साइड से भी किया है उधर से भी 3 सेंटीमीटर अबव करेंगे, और दोनों इलेक्ट्रोड को यहाँ प्लेस कर देंगे। और इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ओनली 3 सेंटीमीटर इधर से और दूसरी साइड भी 3 सेंटीमीटर अबव से, ठीक है। ये हो गया। बट मोस्ट इफेक्टिव ये होता है, लेस इफेक्टिव ये होता है, ठीक है। अब देखते हैं किस हिसाब से मेथड्स यूज्ड टू असेस सीजर्स को असेस करने के मेथड्स कौन से हैं, कैसा सीजर्स आया है, कितना आया है, उस हिसाब से। सो फर्स्ट है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। मोस्ट रिलायबल मेथड होता है EEG को। EEG से अपन पता कर सकते हैं कि ये सीजर्स कैसे आए हैं उसको असेस करने के लिए। नेक्स्ट है BP कफ मेथड। BP कफ मेथड होता है मोस्ट कॉमन मेथड होता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ लिया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं वो देखते हैं।
take two BP cuff and attach to the both extremities, and in which that one BP cuff is already inflated at in more than 200 mmHg. After that administer muscular relaxant that the to the patient. ठीक है, अब इसमें क्या बताया कि दो BP कफ लेने हैं, दोनों हैंड्स होते हैं, दोनों एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं, अपर एक्सट्रीमिटी, उनमें अटैच करना है, और अटैच करने के बाद एक हैंड में ऑलरेडी उसको इन्फ्लेट कर लेना है। ठीक है, एक हैंड में पहले से ही उसको इन्फ्लेट कर देना है मोर देन 200 mm ऑफ Hg, उसमें उस प्रेशर से इंक्रीज़ करके उसमें इन्फ्लेट कर देना है एक कप को, और दूसरे कप को नहीं करना। तो उसके अंदर इन्फ्लेट करने के बाद, जिस हैंड में इन्फ्लेट करने के बाद उसको मस्कुलर रिलैक्सेंट देंगे। ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लेट ऑफ द BP कफ मस्कुलर रिलैक्सेंट इज़ नॉट रीच टू दी हैंड। अब BP कफ पहले से इन्फ्लेट है तो उस हैंड में वो मस्कुलर रिलैक्सेंट नहीं जाएगा तो एंड दैट द मसल्स आर नॉट गोइंग टू बी पैरालाइज। अब वो मसल्स सीजर्स के टाइम पैरालाइज नहीं होंगे, एंड यू कैन सी द सीजर्स इन दैट एरिया, उस एरिया में आपको सीजर्स देखने को मिलेंगे। ये होता है BP कफ मेथड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है आई ब्लिंकिंग मेथड। ये लीस्ट रिलायबल होता है आई ब्लिंकिंग मेथड इसका, तो इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। ECT क्या कौन से होते हैं? एमनेशिया, कन्फ्यूजन, फ्रैक्चर, ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, एमनेशिया में देखते हैं रिट्रोग्रेड एमनेशिया, जो कि मोस्ट कॉमन होता है इसके अंदर। अब एमनेशिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी। अब रिट्रोग्रेड, एमनियोग्रेड, ये पहले आगे अपन पढ़ेंगे इसको। तो रिट्रोग्रेड में एमनेशिया होता है कि जो भी इंसिडेंट हुआ है उससे पहले की जो भी उसकी मेमोरीज है ना, वो लॉस हो जाना। तो मेमोरी लॉस हो जाना कौन सी? उस इंसिडेंट से पहले। तो ये होता है रिट्रोग्रेड एमनेशिया, ये मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, अब आती है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी हैं, अपन वन बाय वन देख लेते हैं। चेक कंसेंट, जो नर्स है वो कंसेंट को चेक करेगी। कौन सा ECT में जो कंसेंट लेते हैं उसको चेक करेगी। चेक NPO स्टेटस 4 to 6 आवर, 4 to 6 आवर के से पहले NPO स्टेटस में रखेंगे, उसको प्री मेडिकेशन देंगे और वाइटल्स मॉनिटर कर लेंगे, पोजीशन देंगे। पोजीशन कौन से? बायलेटरल और यूनिलेटरल। बायलेटरल में तो सुपाइन पोजीशन, और यूनिलेटरल होगी तो साइड लाइन पोजीशन। ठीक है, अब आता है यूनिलेटरल इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। यूनिलेटरल इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कैसे करते हैं? अब किस साइड करना है? ये राइट में करना है, लेफ्ट में करना है, अपन को ये पता नहीं, तो किस साइड करना है? अब अपन को करना है नॉन डोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रेन के नॉन डोमिनेंट पार्ट को करना है। अब नॉन डोमिनेंट पार्ट कौन सा हो गया अपना? क्या होता है, ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला। ठीक है, अब ये दोनों, इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। अब जो अपन ने राइट हैंड से अपन जो भी वर्क करते हैं, लिखते हैं, जो भी करते हैं अपन एक्टिविटी, तो उसको कंट्रोल करता है लेफ़्ट ब्रेन, और लेफ़्ट ब्रेन करता है राइट को, और राइट ब्रेन करता है लेफ़्ट को। ऐसे करते हैं ये वर्क। ठीक है, अब डोमिनेंट जो राइट हैंड से लिखता है उसका डोमिनेंट कौन है? लेफ़्ट है। तो उसका नॉन डोमिनेंट कौन है? राइट है। तो जो राइट हैंड से वर्क करता है उसका नॉन डोमिनेंट राइट साइड हुआ ना, तो अपन सीधा से याद रख लेंगे कि राइट हैंड से जो एक्टिविटी करता है उसका नॉन डोमिनेंट साइड होता है राइट हेमिस्फीयर। ठीक है, तो राइट पार्ट ऑफ ब्रेन लगा देंगे उसको, वो इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, और लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? देन आफ्टर ECT साइड लाइन पोजिशन बिकॉज टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। अब यूनिलेटरल को साइड लाइन पोजिशन दे देंगे, क्यों? क्योंकि एस्पायरेट नहीं कर रहे। सो प्रिवेंशन ऑफ एस्पायरेशन से प्रिवेंट करने के लिए उसको साइड लाइन पोजिशन दे देंगे, और वाइटल्स को मॉनिटर करेंगे हर 30 से 2 घंटे के अंदर। ठीक है, ये अपना पूरा होता है ECT। ये अपन ने इसका पूरी चीज़ डिटेल में समझी है, और आगे अपन इसके और जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। Thank you for watching. If you like this video, please hit the like button, and thank you for watching.